क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर खत्म होने तक का डेंजर बन गया है? क्योंकि 7 एमपीज ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली राज्यसभा की। फनी बात यह है कि आपकी टिकट पे जीते हुए राज्यसभा में आज बीजेपी के पास ज्यादा मेंबर्स हैं, आपके पास कम मेंबर हैं। और पर मेरी इसके थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ही अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक समझ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। बीजेपी में कोई जाने वाला है नहीं, पता नहीं, पर आने वाले बहुत सारे थे। जैसे ये आपके 7 एमपीज आ गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम आप राघव चड्ढा सुन रहे हैं, पर कई और नाम है। एक नाम पर्टिकुलरली जो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो संगठन का व्यक्ति था, जिसको टिकट्स कहां पे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, पार्टी का कमांड क्या है, सारी समझ थी। वो शायद आप नाम जानते भी ना हो, उसको आज डिस्कस भी कर लेंगे। पर जो पूरा वातावरण है, एक तरफ बंगाल का चुनाव चल रहा है, पर शायद पंजाब का कैंपेन शुरू हो गया आप बीजेपी की तरफ से, जो है फरवरी 2027 में। तो पंजाब के अंदर क्या स्थिति है, किस तरह लोग इसको देख रहे हैं, क्या इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं, क्या इसका फॉल आउट होने जा रहा है, वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रमनीत सिंह मान साहब। आप उनको भली भांति जानते हैं, पंजाब के सारे अफेयर्स पे, समझ पे, कल्चरली, हिस्टोरिकली उनकी बहुत 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 स्ट्रांग पकड़ है। सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग, और डिस्कस करते हैं आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है और पंजाब में ब्रॉडली क्या चल रहा है। सत श्री अकाल, नमस्ते जयंत जी। जी, मैं देखो, पहले आपने जो पूछूं कि कितना बड़ा सरप्राइज था ये राघव चड्ढा का जाना, वाज ऑन कार्ड्स, बाकी सबका जाना क्या एक बड़ा सरप्राइज है या लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, देखो, पहली बात तो ये कि राघव चड्ढा अकेला जाता तो वो अपनी राज्यसभा की सीट खो देता। तो जो आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एवोक करना उसके लिए एक रिक्वायरमेंट थी। और डिस्ग्रंटलमेंट जो है, एक हताशा जो है, निराशा जो है, वो लोगों के अंदर तो थी ही थी। और दूसरा चाबुक जो है ईडी का चला थोड़े दिन पहले अशोक मित्तल के ऊपर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले के ऊपर। तो जो बाकी लोग हैं, आपको ध्यान होगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भगवंत सिंह मान ने करी है, उसमें उसने कहा है कि ये कोई निर्वाचित लोग नहीं है, ये इलेक्टेड लोग नहीं है, ये नॉमिनेटेड हैं। अर्थ ये है कि इनका कोई जमीन के ऊपर कोई इनका बेस नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है, इनको लोग पसंद करें नहीं करें इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। पर मैं आपको कुछ बातें ध्यान में कराता हूँ। पहला तो राघव चड्ढा पुराना एमएलए रह चुका है, वो दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन भी रहा, वो अघोषित सुपर मुख्यमंत्री रहा पंजाब का कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए। और यहाँ पे जो पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद पंजाब के अंदर जो आउट हाउस में, एक आउट कैंप में बैठ के पंजाब सरकार चलाने का काम किया, उसके बाद कुछ परिवर्तन आए, कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि ईडी का चाबुक चला। पर एक सच्चाई और है इनमें, अगर हम हरभजन सिंह को छोड़ दें, और सीचेवाल तो खैर आए ही नहीं बीजेपी के अंदर, तो अन्य लोगों को अगर आप देखेंगे तो दीज वर मनी ग्रॉसर्स। ये पैसा दे के ही, पहले आप देखिए अशोक मित्तल ने कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के अंदर राज्यसभा के एमपी बन गए। इसका अर्थ हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि इसके पीछे अर्थ ही है। और पैसा दे के जिन लोगों ने राज्यसभा की सीट ली, आप उनसे लॉयल्टी की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ये एक विषय है जहां तक बात होती है। पर आपने एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है कि जो संदीप पाठक है, संदीप पाठक के विषय में लोग कम बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जितनी चीजें हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं प्ले आउट हो रही हैं, इनके पीछे के कर्णधर जो हैं वो संदीप पाठक लगते हैं मुझे। राघव चड्ढा इज ओनली द फेस। कारण ये है कि स्ट्रैटेजिस्ट है, डाटा साइंटिस्ट है, ही इज अ पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज, ही इज अ एक्स प्रोफेसर ऑफ आईआईटी दिल्ली। ये एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। जिस प्रकार की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी करती थी, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार 2017 में नहीं, 2022 में बनी, तो 22 के अंदर जो एक मिस्ड कॉल वाला इन्होंने शुरू किया था, कि एक नंबर रिलीज किया था कि आप मिस्ड कॉल देके बताइए कि आप किसको चाहते हैं कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बने। तो इट वाज अ बेट
वो एक किस्म की बेट थी जिसके अंदर लोगों ने कॉल कर करके अपनी पसंद के व्यक्ति के लिए उन्होंने वोट किया, चाहे वो भगवंत सिंह मान की बात हो। तो वहां से इनके पास पंजाब का एक बहुत बड़ा डाटाबेस क्रिएट हुआ जहां पे इनको पता था कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि कौन व्यक्ति आम आदमी पार्टी को वोट कर सकता है और नए चेहरे लेके आना। और संदीप पाठक वो व्यक्ति था जिसने पंजाब के पूरे चुनाव को रन किया। और ये जो एक मतलब इतनी बड़ी 92 सीटों की एक जो झड़ी लगी पंजाब में, उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो संदीप पाठक ही था। चेहरा चाहे अरविंद केजरीवाल हो, द ब्रेन बिहाइंड द फेस वाज संदीप पाठक, और द फाइनेंशियल मसल बिहाइंड द आम आदमी पार्टीज राइज वाज राघव चड्ढा। और राघव चड्ढा ने, आप ये मान के चलिए कि राघव चड्ढा एक बहुत बड़ा चंक जो फाइनेंशियल कलेक्शन है उसका ले गया है, पर सच्चाई ये भी है कि इनके पास एक बहुत बड़ी किट्टी इकट्ठी हो चुकी है, बहुत पैसा इनके पास आ चुका है। और इवेंचुअली जब तक दिल्ली के इलेक्शन पुनः नहीं आते तब तक किसी न किसी तरीके इनको सरवाइव करना है अरविंद केजरीवाल को। और पंजाब सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए कैश खाओ है, अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब का उससे अधिक कोई अर्थ नहीं है। और पंजाब में सरकार रखने का भी केवल उनका यही मोटिव है कि चाहेंगे कि पंजाब में सरकार बनी रहे, कि पंजाब दिल्ली को और अन्य प्रदेशों के अंदर होने वाले इलेक्शंस को फाइनेंस करता है। रमनीक भाई, जो कि अभी एक संदीप पाठक की बात हो गई तो मैं करता हूँ, पहलू बहुत हैं। सोमनाथ भारती लॉ मिनिस्टर है आप में, आज भी आप में ही है, टीवी डिबेट में हमारे साथ रोज होते हैं। उनका ये आया, संदीप पाठक भाई वाई यू, नो वन इन द, ये तो हिंदी का मेरे ख्याल से आजकल पता नहीं क्या हो गया, ट्विटर कर देते हैं, नो वन इन द एंटायर पार्टी कैन swallow the fact that you are joining BJP which was once considered dangerous for the country. Following in Raghav's footstep, what was your compulsion? What happened to your values? What happened to Professor Sandeep Pathak ji, who had sworn to live and die with Arvind Kejriwal ji? तो ये झटका अंदर से जो आवाजें निकल रही हैं, क्योंकि राघव चड्ढा एक, मैं जैसे बोला, ट्रैजेक्टरी दिख चुकी थी और बहुत एलिगेशंस हैं कि क्या कंपल्शंस थी, क्या फाइनेंसेस थे, क्या वो फंड रेजर थे, फंड कलेक्टर थे, वो बहुत लंबी चौड़ी एलिगेशन बहुत लोग लगा चुके हैं, तो उसमें मैं नहीं जा रहा। तो ये आपको लगता है, पंजाब चुनाव की बात करें तो हाउ आर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी स्टैंडिंग? क्योंकि बीजेपी ने ये किया है, इसके पीछे हमेशा कोई मोटिव होता है। मैं तो इसको मानता हूं 27 का चुनाव की तैयारी हो गई है। तो जो मेजर 4 प्लेयर्स हैं, अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, अगर आज आप पॉलिटिकल करें तो इस मूव की इस समय क्या जरूरत थी और इसका क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहा है? देखिए, पहला तो जो सोमनाथ भारती का ट्वीट आपने दिखाया, तो उससे जूलियस सीजर का एक वो आता है, ईट टू ब्रूटस, तो यहाँ पे ये हो गया कि ईट टू पाठक, तुम भी। तो बेसिकली क्या है कि दी अरविंद केजरीवाल ब्रांड एंड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस, कि ये यूज एंड थ्रो करना जानता है अरविंद केजरीवाल। और मैंने आपको कहा था, जिसको मारता है उसको गले लगा के मारता है, ये बात मैंने कई बार कही है। आप एक बात को ध्यान रखना कि संजय पाठक को कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई दिल्ली इलेक्शंस के अंदर। जब दिल्ली के चुनाव हुए, इसको छत्तीसगढ़ भेज दिया गया था। जिस आदमी ने पंजाब की विन को ऑर्केस्ट्रेट किया हो, जिस आदमी ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हो, और जिस आदमी की कला ही डाटा साइंटिस्ट की हो, जिस आदमी की कला ही ये हो कि मैं चीजों को जमीन पे मैनेज कर सकता हूं, मैं चीजों को आपको एक बेहतर पर्सपेक्टिव दे सकता हूं, कि एक तो होता है कि आपने ब्लाइंडली रैलीज करते जाना है, और एक होता है कि किस व्यक्ति की कहाँ पे अपील है, कहाँ पे किसको लगाना है, कैसे करना है। तो जब आप किसी को साइडलाइन या इग्नोर करते हैं तो एक डिसग्रंटलमेंट अंदर पैदा होती है। और ये जो घुटन की बात हो रही है, जिसको कल भगवंत मान कह रहे थे कि जब 50 नंबर कोठी राघव चड्ढा के पास थी तो वहां पे बड़ी खुली हवा चलती थी, अब तुम्हारे को घुटन हो रही है। तो ये घुटन जो है वो इट्स नॉट अ घुटन विच इज लेट्स से फिजिकल, इट्स ए इमोशनल घुटन। और वो करने के अंदर तो चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे राघव चड्ढा हो, इनकी तो बातें पब्लिक में आई ना, इनके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, जिन लोगों को इन्होंने मेंटली टॉर्चर किया है, तो उन लोगों के अंदर एक डिसकंटेनमेंट और फ्रस्ट्रेशन बड़ी स्वाभाविक है। और इसका असर ये होगा कि आने वाले दिनों में, जैसे आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का एक राइज हुआ, 13 साल की ये पार्टी है जिसके अंदर आप अन्ना आंदोलन से पैदा होके और ये यहाँ पे आके दिल्ली के चुनाव में समाप्त होती है। तो आप ये जो एक डाउनफॉल हो रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द आम आदमी पार्टी, जस्ट बिकॉज
दे कैन नॉट कीप देयर फ्लॉक टुगेदर। ये अपने लोगों को अपने पास नहीं रख पाए, अपने साथ नहीं रख पाए। और राजनीति केवल ऐसे नहीं चलती कि भी लॉन्ग रन में सोचना होता है कि आप ये नहीं सोच सकते राजनीति के अंदर कि आज इसको ये पद दे दिया, ये पोजीशन दे दी तो ये कल भी हमारे साथ ही रहेगा। आपको निरंतर लोगों को अपने साथ रखना पड़ता है। वो आपकी एक इट्स अ मैटर ऑफ योर आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी क्या हुआ कि आप आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में से उठ के, एंड आपने कहा कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। और मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूं कि इनसाइडर्स जो उस पीएपी जलंधर की उस मीटिंग में थे, उन्होंने ये भी बताया कि भगवंत मान ने क्लियरली बोला है कि मेरे को सारियां दियां कुंडलियां ने, आई नो कौन क्या कर रहा है। 5-5 हजार रुपए लेते हो आप एमएलए से। अब पिक्चर दिस, और इसको आप कंपेयर कीजिए, कट्टर ईमानदार पार्टी है जी हम। अब कट्टर ईमानदार पार्टी का मुख्यमंत्री अपने विधायकों को कह रहा है कि मेरे को सब पता है कि तुम 5-5 हजार रुपए में बिकते हो। नाउ दिस इज द स्टार्क कंपैरिजन। तो इसके बाद आप तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये क्लियरली बोला गया है कि साहब 70 से 80 सीटें हम बदलेंगे। 80 सीटें बदलने का मतलब आपके पास 92 एमएलए हैं, आप 80 सीटें बदलेंगे तो दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर। आप यू आर गिविंग अ सिग्नल टू दोज पीपल। अब इसके अंदर क्या है कि भगवंत सिंह मान का एक एम है कि आई शुड रिमेन एंड आई शुड कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। बाकी जो ओहदेदार बड़े हैं पार्टी के 7-8-10 लोग, उनको कंफर्म है कि हम अपनी सीट कंफर्म कर लेंगे। जो नए आए थे उनको आप क्या मैसेजिंग दे रहे हैं? सो इट इज ऑन दी सेम तर्ज के ये लोग जो छोड़ के गए हैं, दे वर मेड टू फील डिसग्रंटल्ड। और जो अब पार्टी का आज चेहरा है, और मैं आपको बताऊं फ्लोर टेस्ट अगर आज पंजाब में हो तो आम आदमी पार्टी के लिए इस फ्लोर टेस्ट को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा 92 एमएलए के साथ। दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। तो मैं मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ऑपरेट करती है विद इन देयर ओन सर्कल्स, ये बहुत डिसग्रंटलमेंट हो जाती है। और मैं आप बताऊं आज पंजाब के अंदर भाई साहब नंबर 1 जो है वो मनीष सिसोदिया है, और भाई साहब नंबर 2 जो है वो विभव कुमार हैं। कैन यू इमेजिन? और विभव कुमार के कमरे के बाहर, विभव कुमार के बाहर मंत्री और चेयरमैन बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तो ये हालात आपने जब कर दी है लोगों की, तो यू कैन इमेजिन कि आदमी कहाँ जाके खड़ा हो। नवनीत भाई, पर क्योंकि आपने एक आइडियोलॉजी की बात करी और 7 एमपी गए, और आपने फेयरली बोला कि अशोक मित्तल के पहले ईडी की एक रेड भी बढ़ी, तो उसका भी क्या फैक्टर हो सकता है। पर उसके साथ एक बात ये आती है कि ये फैक्टर हो सकता है, हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आम आदमी ने भी किन लोगों को टिकट्स दी ये भी सोचने की बात है। क्योंकि जब आम आदमी का पहला लॉट छूटा था वो क्या था? शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, मयंक गांधी। जो आप उनकी विचारधारा से एग्री करें ना करें, मैं नहीं करता, मैं बहुत स्ट्रांगली उनकी विचारधारा के अगेंस्ट हूं, बट वो एक पर्टिकुलर विचारधारा के थे। अगर आपने उनको दिया होता तो वो टिकट पैसे के बल पे जीत के नहीं आते, वो एक एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस आइडियोलॉजी के बल पे आते। तो वहां पे आप फिर भी कह सकते थे धोखा हुआ। जब कोई यात्री कोई टैक्सी पे चढ़ता है तो टैक्सियां बदलता है, डेस्टिनेशन बदलता है। इतने सारे जो मनी बैग्स आए थे वो उस समय भी चर्चा में था। आम आदमी पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठी थी, आप किसको टिकट दे रहे हैं भैया? क्या वो सोशल पॉलिटिकल इम्पैक्ट कर रहा है? क्या वो जमीन पे इम्पैक्ट कर रहा है? क्या वो कार्यकर्ता है? संदीप पाठक कार्यकर्ता था, दे दी आपने। चलो, स्वाति मालीवाल शुरू से जुड़ी हुई थी, दे दी। पर जो लिस्ट ऑफ बिजनेसमैन थी उस पर सबने प्रश्न उठाए थे कि आप नई राजनीति करने आए तो आपने किस तरह की राजनीति करी। सो टुडे टू से ईडी रेड ने कर दिया, पर आपकी चॉइसेस भी ऐसी थी ना कि उसका परिणाम एक जब साइकिल घुमा वो हो रहा है। तो लोगों में पर अब इनके जाने से क्या आम आदमी पार्टी को झटका लगेगा, या अरविंद केजरीवाल इज वेरी वेरी गुड इन जनरेटिंग अ सिंपैथी कार्ड आल्सो? किस तरह आप देखते हैं पंजाब में, किस तरह आपकी सेंस कह रही है रिएक्शन होगा? सिंपैथी भी आ सकती है या झटका है? देखिए, 2 चीजें इसमें बड़ी क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, वाजे हो जाती हैं। जहां पे आपने बात कही आइडियोलॉजी की, आपने कुछ लोगों के नाम लिए, एडमिरल रामदास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अलका लांबा, इन सब लोगों के आपने नाम लिए, शाजिया इल्मी, ये सब ये दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ द आम आदमी पार्टी फाउंडिंग टीम। अब उनको प्राथमिकता ना देके जब बिजनेसमैन को इन्होंने राज्यसभा की टिकटें दी हैं, तो आइडियोलॉजी तो क्लियर हो ही गई ना आम आदमी पार्टी की क्या है। मतलब
प्राइमरीली तो अरविंद केजरीवाल की बात करें, बिकॉज अरविंद केजरीवाल इज आम आदमी पार्टी एंड आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, इसके आगे तो कोई कहानी नहीं है। तो इट इज लाइक अ डिक्टेटरशिप, इट इज लाइक अ फिefdom, वो तो उसका अपना ही है सारा कुछ। तो आइडियोलॉजी तो वो है जो मास्टर की होगी, मतलब कहने का ये है जो मालिक बोलेगा वही आइडियोलॉजी होगी। दिल्ली के मालिक थे ना अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी के मालिक है। तो जब मालिक टिकट बेच सकता है तो आइडियोलॉजी तो आपको सबको पता है। और जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे विधायक 5-5 हजार में बिक रहे हैं, तो आइडियोलॉजी तो सबको पता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, आइडियोलॉजिकल बात तो हम छोड़ देते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी, ये दूसरा आपका जो पार्ट है प्रश्न का, वो बड़ा दिलचस्प है कि क्या अरविंद केजरीवाल उसको ट्विस्ट करके सिंपैथी में कन्वर्ट कर पाएगा। हाँ, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू डू दैट, और ये और करेंगे। ये मैंने जैसे आपको बताया, ये अगला जो एक्सेडस है आम आदमी पार्टी में से, वो इनके विधायकों का होगा। मेरे पास जो 48 एमएलए की 50 एमएलए की सूची तथाकथित जो राघव चड्ढा बोल रहे हैं कि मेरे संपर्क में है, ऐसे 50 लोग। अब उसका कारण ये भी तो है कि उनको टिकट देने वाला पाठक है, उनको पैसा देने वाला राघव चड्ढा है। जिस वक्त इलेक्शन हुए थे, कुछ फंड्स दिए गए थे पार्टी की ओर से इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पैसा राघव चड्ढा ने दिया था, और उन लोगों को टिकटें जो हैं वो संदीप पाठक ने फाइनलाइज किया था। ये बिल्कुल एक अखंड सत्य है, इस बात को कोई माने या ना माने। यहाँ पे पंजाब के अंदर जब टिकटें बांटी गई थी, संदीप पाठक वाज द टू गो मैन, और टिकटें बंटने के बाद पैसे के लिए सबने राघव चड्ढा को संपर्क किया था। तो राघव चड्ढा और संदीप पाठक तो ऐसे सूत्र हैं जिनको छोड़ नहीं सकते। और अब जब ये पता है कि हमारी टिकटें जा रही हैं, तो लास्ट के अंदर देखिए, अब मैं ये नहीं कहता कि भी पैसे दे के बुलाया जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी या क्या होगा, कि ये आया राम गया राम की राजनीति हम दोबारा देख रहे हैं। पर फैक्ट ये है कि इस वक्त इन लोगों का कुछ लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है, स्पेशली वो जो जिनको ये आश्वासन है कि भी हमारे को टिकट नहीं मिलेगी, उनका इन्फ्लुएंस है। और अगर दे आर ऑफर्ड समथिंग एंड दे आर ऑफर्ड मनी, तो probably they will quit and they will join another party. Which party? We all know, because कांग्रेस तो कोई ज्वाइन कर नहीं रहा। So impact जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो they will try and garner in their favor, और उसका कुछ फायदा हो सकता है। बट जो आपका एक पॉइंट और था कि अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इट इज गोइंग टू बी अ 4 कॉर्नर्ड कंटेस्ट। अब इसके अंदर एक दिलचस्प जो बात वो ये है कि जो 30-32% के आसपास वोट गार्नर कर लेगी, वो पार्टी सरकार बना सकती है, क्योंकि इट्स अ 4 कॉर्नर्ड कंटेस्ट। 4 कॉर्नर कंटेस्ट में अब ये अपैरेंट है, दिख रहा है कि नो पार्टी विल बी एबल टू गेट अ मेजॉरिटी। इट इज वेरी लाइकली कि पंजाब के अंदर हंग असेंबली आएगी, और पंजाब के अंदर जो लोगों का मोह भंग हो रखा है आम आदमी पार्टी से, इट इज वेरी अपैरेंट, वो बिल्कुल स्पष्ट है, वाज़ेह दिख रहा है। The only thing which goes in favor of भगवंत सिंह मान is कि वो बोल अच्छा लेता है, लोगों को हंसा लेता है, but that is not what people want. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, प्रोमिसेस को रखने के नाम पे, he has not been able to deliver anything. इन्होंने चाहे वो, अब आप देखिए जिस वक्त सरकार बनी इनिशियल सालों में, पंजाब का पैसा इन्होंने यहां से लेके तमिलनाडु तक अखबारों के अंदर अपने इश्तेहार छपवाने में खर्च किया। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस निकालेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इन्होंने किया है वर्सेस जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट्स के अंदर पैसा खर्च किया अपना, मेरा मतलब कहने का ये है कि एक प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया, उसकी प्रमोशन के ऊपर आपने जो पैसा खर्च किया, जब आप उसका रेशो या अनुपात निकालेंगे तो आप पाएंगे कि जितना पैसा ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च चुके हैं, उतना पैसा डेवलपमेंट पे खर्चा होता तो उसमें 50 नए स्कूल बन जाते। अमरीक भाई, पर इसके अंदर क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, मैं थोड़ा पंजाब पे, क्योंकि वैसे तो चुनाव 1 साल दूर है, बट मेरे हिसाब से 1 साल नहीं है, 1 साल से 1 साल नहीं है, 10 मार्च से पहले सरकार बननी है, हम अप्रैल में बैठे हैं। हाँ, तो उल्टी गिनती शुरू हो गई, 10 महीने, और उसकी तैयारी शुरू हो गई। जैसे मैं इसके कह भी रहा था कि बीजेपी एक रिलेंटलेस मशीन है, जीते ना जीते वो अपनी तैयारी करती रहती है। वेस्ट बंगाल का इतना कंटेस्टेड चुनाव है, 2 फेजेस के बीच में, ये जब आए हैं उसके पीछे ग्रीन लाइट हुआ होगा, तैयारियां हुई होंगी, क्लियरेंस फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल है, वो सब जो भी है वो करके भी आप कर रहे हैं। तो मतलब पंजाब एक अब बड़ा फोकस का रीजन होने वाला है, तभी आपका ये स्टेप हुआ है। अब उस फोकस रीजन में आज अगर वहां पे आप पार्टीज की बात करें, क्योंकि नेशनल मीडिया भी ध्यान दे नहीं रही, तो अगर एक एक करके आप बताएं किस पार्टी की क्या स्थिति है। आज कांग्रेस जो सत्ता में थी और सत्ता गई थी,
पर कांग्रेस हिस्टोरिकली तो पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है विद अ स्ट्रॉन्ग वोटिंग बेस। तो आज कांग्रेस की क्या हालत है पंजाब में? इज इट गोइंग टू बी द लीडिंग कंटेंडर फॉर द पावर जब चुनाव होता है? आप उसको किस तरह देखते हैं कांग्रेस को? मैं आपको ना दो बातें बताता हूँ। आपका पहले वाला एनालिसिस ठीक था कि इट्स अ फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट। पहली बात तो ये है कि ये चौतरफा मुकाबला होगा। दूसरा, पर उसमें पंजाब के लीडिंग अंदर किसको देखते हैं आप? हाँ लीड में किसको देखते हैं आप उसमें? मतलब व्हिच इज द नहीं, डोमिनेंट ये प्लेयर? ये देखिए, अभी एज ऑफ टुडे, लेट मी जस्ट गिव यू माय एनालिसिस। पहले आप सुन लीजिए मैंने क्या कहना है, उसके बाद वी विल डिसाइड फॉर लीड में। पंजाब के पास पहले एडवांटेज थी कि दे वर कंटिन्यूसली इन पावर। फिर दो प्लान बाहर रहे, एक प्लान आया कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस पे आया। आज पंजाब में कांग्रेस के पास कोई एक बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आगे रख के प्रोजेक्ट किया जाए। पंजाब कांग्रेस हैज बिकम अ डिवाइडेड हाउस। आप समझिए बात को कि चन्नी का अपना धड़ा बन गया है, यहाँ पे रंधावा का अलग धड़ा बन गया है, वडिंग का अलग धड़ा बन गया है। सो ये इट हैज बिकम, बाजपेयी का अलग बन गया। तो ये दे हैव बिकम अ डिवाइडेड हाउस विद इन पंजाब। ये दिस इज द रियलिटी ऑफ कांग्रेस एवरीवेयर। हरियाणा में भी इट्स अ डिवाइडेड हाउस। सुरजेवाला का अलग है, शैलजा का अलग है, हुड्डा का अलग है। दे हैव ऑल बिकम अ डिवाइडेड। अब एक को लीड देके कंसोलिडेट बाकियों को पीछे करना अब पॉसिबल नहीं होगा। ये जो हर बार कहते हैं कि जी हाई कमांड डिसाइड करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप ये डिसाइड करो कि कंटेस्ट कौन कौन कर पाएगा और कौन आपको जीत के आगे ला सकता है। दूसरी तरफ अकाली दल इज अ यूनाइटेड हाउस। अकाली दल के अंदर ऐसा लीडरशिप का क्राइसिस नहीं है। बादल के पीछे सारे रैली करते हैं, मजीठिया बादल का साला है, एंड द फैमिली टुगेदर लीड्स द पार्टी। और वो टिकटें और पावर कंसोलिडेशन वो सारा उनके पास है। तो एक फैक्टर हो रहा है कि क्या जो पंथिक राजनीति है वो आज भी उनके पास है क्या, या उनका पंथिक राजनीति का कुछ शेयर अमृतपाल ले जाएगा, कुछ उनसे वोट्स वो स्नैच कर लेगा। ये एक अलग उनके लिए चैलेंज है। और अगर एक नई पंथिक पार्टी खड़ी होती है, एक नया पंथिक दल खड़ा होता है, तो वो कितना उनके वोट में सेंधमारी करेगा। नाउ पंजाब पहले जैसे था ना, वो थोड़ा सा डिवाइड हो गया है। यू हैव टू लुक एट पंजाब इन टर्म्स ऑफ अर्बन सीट्स एंड इन टर्म्स ऑफ रूरल सीट्स। अर्बन सीट्स के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां पे अब बीजेपी को अपर हैंड है, जहां पे कंटेस्ट अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा, ना कि अकाली दल और बीजेपी के बीच में। स्पेशली लुधियाना के अंदर, लुधियाना सबसे बड़ा सीटों के मामले में 15 सीटें आती हैं लुधियाना जिले के अंदर। उसके अंदर आज भी 6 से 7 सीटों के अंदर, समझिए आधी सीटों के अंदर बीजेपी का जोर है, पड़ रहा है। तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अर्बन एरिया है, कुछ वहां पे प्रवासी वोटर्स हैं। ऐसे ही पंजाब की डेमोग्राफी ओवर द इयर्स चेंज हुई है। जो अर्बनाइजेशन हुई है रैपिड पंजाब के अंदर, चाहे वो इलाका ये चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ हो, जीरकपुर से लेके मोहाली से लेके आप रोपड़ तक चले जाइए, आप पाएंगे कि यहाँ पे प्रवासी भारत जो प्रवासी हैं, जैसे उत्तराखंड से, हिमाचल से, यूपी से, बिहार से, यहाँ से कई लोग हैं, एंड दे हैव बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स एंड वोटर्स ऑफ पंजाब हु आल्सो ब्रिंग अ डिफरेंट आइडियोलॉजी विद देम। तो ये तीसरा पक्ष अब आपका आ गया आम आदमी पार्टी का। ये सिटिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट है, एंटी इनकम्बेंसी भी फेस कर रहे हैं, और एंटी इनकम्बेंसी को रूल आउट करने के लिए दे आर गोइंग टू चेंज देयर फेसेस और बोलेंगे कि ये लोग बिक गए। अच्छा, इट विल बी गुड रिडेंस फॉर देम। आम आदमी पार्टी के लिए ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा कि अगर यहाँ से 40 एमएलए इनके पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, उनके लिए तो मसला हल हो गया उनका। जो इनके 4 साल के पाप है वो सारे धुल गए। उन्होंने सारा का सारा भांडा बीजेपी के सिर पे फोड़ देना कि जी हमारी सरकार गिरा दी, हम तो अच्छा काम कर रहे थे, हम तो पंजाब के लिए कर रहे थे। और हकीकत ये कि दे हैव डन नथिंग फॉर पंजाब। अब द फाइनल असेसमेंट, पंजाब के ऊपर जितना ऋण है आज, डेट है, और जैसे भगवंत सिंह मान ने एक बार बयान में कह दिया था कि हमने ब्याज मोड़ना ही नहीं, हमने लोन वापस ही नहीं करना, लोन जितना मर्जी हो जाए इसी मोड़ना ही नहीं। एक किस्त रोक के देखो आप इंटरेस्ट रीपेमेंट की, एक किस्त रोक के देखो, आपको फाइनेंसिंग फंडिंग बैंक्स बंद कर दे। यू विल बी इन सच अ स्पिन। ये कहने के लिए अनपढ़ लोगों के लिए अच्छा लगता है कि भी हम ऐसी पैसे नहीं मोड़ दें।
फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको पता है कि ये सच्चाई नहीं है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब के लिए बहुत जरूरी है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप हो, कोऑर्डिनेशन हो, जिसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, पंजाब के अंदर जॉब क्रिएशन हो, पंजाब के अंदर एक सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंदर, जहां पे वो सिवाय बीजेपी के कोई और पार्टी पंजाब में लोगों को ऑफर नहीं कर सकती। सो ये मेरा नटशेल में एनालिसिस है। अब इसके अंदर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि अगर 40-50 एमएलए आम आदमी पार्टी से टूट के बीजेपी जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का फायदा होगा। एक काउंटर फैक्चुअल आप कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का स्टाइल यही रहा है, चुनाव से पहले दे ऑन बोर्ड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी इन वेरियस स्टेट्स जहां पे भी वो चुनाव में लग रहा होता है, और लोग भी जाते हैं, टिकट भी मिलती है। बीजेपी के पास भी हर सीट पे कितना कैंडिडेट है, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कई बार आपको लगता है कि जीता हुआ है तो उसका होल्ड होगा, मल्टीपल रीजन से आते हैं। बट यहाँ पे आप पा रहे हैं कि अगर बीजेपी अपनी यूजुअल चीज करती है और लोग आते हैं तो साइलेंटली आम आदमी पार्टी का उससे भला होने जा रहा है अगर एमएलए टूट के इस तरफ आते हैं। हाँ, देखिए बीजेपी की सिग्नलिंग देखिए आप कितनी स्ट्रांग है। इनके पास सर्बानंद सोनोवाल आए, इनके पास हेमंत बिस्वा शर्मा आए, नाउ दे हैव बिकम टॉल लीडर्स ऑफ द बीजेपी। इनके पास मनजिंदर सिंह सिरसा आए, इनके पास रवनीत सिंह बिट्टू आए, दोनों मंत्री हैं आज। बट ये एक चीज को भूलिएगा मत, ऑल ऑफ दिस हैपेंस एट द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल बीजेपी कार्यकर्ता। अगर आज आप बिहार भी ऐड कर लीजिए, नेचुरली यस, चौधरी सम्राट चौधरी। सो अगर आप आज किसी को प्राथमिकता दे रहे हैं, आज किसी को टिकट दे रहे हैं, किसी को मंत्री बना रहे हैं, आप दूसरी पार्टी से आए टर्न कोर्ट को, तो यू आर डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओरिजिनल कार्यकर्ता, वो आदमी या वो व्यक्ति जिसने अपनी जीवन अपना आपकी आइडियोलॉजी को दे दिया, इस आइडियोलॉजी को दे दिया। उस व्यक्ति की कीमत के ऊपर आप दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं। जिस हल्के से आप किसी और को टिकट देते हैं, उस हल्के से या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई और आजीवन प्रयास कर रहा था, आजीवन तैयारी कर रहा था, तो वो भी उसकी एक कॉस्ट है। अब बात यह है कि वो व्यक्ति आपको क्या बेनिफिट दे रहा है जिसको आप लेके आए हैं, और जो उसके एवज में, जिसके एवज में आप लेके आए हैं, वो आपको क्या नुकसान कर सकता है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये लॉस एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है। तो आप क्या कीमत अदा कर रहे हैं किस चीज के लिए। जब आप प्लस में रहेंगे, जिस भी सिचुएशन में आप प्लस में रहेंगे, देन यू विल ऑलवेज ट्राई एंड गो टुवर्ड्स द प्लस साइड। और इसके अंदर कोई मतलब मैं अतिशोक्ति समझता भी नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लाइक एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अ एनजीओ, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। और आपने कहा कि इट्स अ इलेक्शन मशीन एंड इलेक्शंस आर वॉन टू बी आर कंटेस्टेड टू बी वन। इलेक्शन जीतने के लिए लड़े जाते हैं, वो हारने के लिए इलेक्शन थोड़ा ना लड़ा जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक दल हो गए या राजनेता हो गए, किसी को भी सांत्वना नहीं चाहिए, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको मुबारकबाद चाहिए, सबको बधाई चाहिए, सब कहें कि साहब बधाई हो आप जीत गए। और कोई ये सुनना नहीं चाहता कि जी चलिए कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे। पर इसके अंदर एक जो पेशेंस की बात है भारतीय जनता पार्टी की, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि पिछली दफा बंगाल के अंदर एक बहुत टफ फाइट थी, और जहां जो इंटरनल मशीनरी थी तृणमूल कांग्रेस की, तो टीएमसी ने अपनी इंटरनल मशीनरी के द्वारा, अपने होल्ड के द्वारा वो इलेक्शन जीता। इट वाज अ वेरी क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन। इन्होंने 5 साल वहां पे लगातार मेहनत करी, अपने मुद्दे उठाए, और वहां पे चाहे उनको गवर्नर बदलने पड़े, चाहे उनको कुछ करना पड़ा, दे क्रिएटेड अ सिचुएशन इन 5 years कि जब अब बीजेपी वहां पे सरकार बनाने की क्षमता रखती है अपने दम पे। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट कैन बी डन इन पंजाब, जहां पे एक फुटहोल्ड अगर बीजेपी को मिल जाए, जो कह रहे हैं कि हम अकालियों के बिना लड़ेंगे, और बीजेपी में 3 लोगों को मानते हैं कि वो 3 सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री। मैं इस पे ही आना चाह रहा हूं, क्या अकाली बीजेपी का आपको लग रहा है गठबंधन होने की पॉसिबिलिटी है ए, और अगर होता है तो उसका कितना इंपैक्ट होने जा रहा है? मैं आपको बड़ा दिलचस्प बताता हूं, पहले मेरे को बात पूरी करने। तो 3 लोगों को मानते हैं कि ये सर्वोच्च नेता है भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के प्रेसिडेंट है जो नितिन नवीन जी। अब नितिन नवीन जी ने और अमित शाह जी ने
एक्सप्लिसिटली कह दिया कि हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा अकाली दल के साथ, और हम यहाँ पे अकेले अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये तो क्लियर होगा कि देयर इज गोइंग टू बी नो प्री पोल अलायंस। सुन लीजिए भाई, कुछ पता नहीं होता ये इस पे नहीं, अब नहीं, ये हमको लग रहा था कि सितंबर के आसपास कुछ अनाउंस हो जाएगा। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ और मैं आपके चैनल पे तीसरी बार कह रहा हूँ। रीजन पॉलिटिकली आप दोगे तो मैं आपकी बात मानूंगा। ये किसी बड़े नेता की स्टेटमेंट गठबंधन होगा नहीं होगा, यू ऑल्सो नो हाउ मच वाटर इट होल्ड्स, सिचुएशन चेंजेस, फैक्ट्स चेंजेस, तो ये पे मैं थोड़ा आई डोंट नो होगा नहीं होगा, मुझे पास कोई अंदर की जानकारी। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा था 3 बड़े नेता माने जाते हैं, एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट। अभी प्रधानमंत्री इसके ऊपर चुप हैं और तीनों में सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं। कल को यदि प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि हम गठबंधन करेंगे तो बाकी दो की बात रहती नहीं है। मतलब कहने का कि जब सेशन कोर्ट से बात निकल के हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो माना जाएगा। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था, अभी इसके अंदर जो अगला पॉइंट था वो ये था कि मैंने कहा ये त्रिशंकु विधानसभा आने की संभावनाएं हैं, एक हंग असेंबली आने की संभावनाएं हैं। उस हंग असेंबली के अंदर 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो बीजेपी और अकाली दल मिलकर सरकार बनाएंगे, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगी। वो आम आदमी पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कांग्रेस पार्टी के करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई थी, और वो पहले एक बार दिल्ली में सरकार मिलकर बना चुकी है, चाहे थोड़े दिन चली हो। तो ये एक्सपेरिमेंट पंजाब में भी हो सकता है अगर त्रिशंकु होती है, तो ये एक बड़ा दिलचस्प सा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। पर इस वक्त एज ऑफ टुडे आई डोंट सी एनी पार्टी गेटिंग अ मेजॉरिटी। और अपर हैंड कहना, मैंने आपको एनालिसिस दे दिया, अब आप खुद देख लीजिए अपर हैंड क्या है। आप रूरल अर्बन में डिवाइड कर लीजिए। अगर बीजेपी जट सिख वोट और मजहबी वोट के अंदर एक डेंट मार सकती है, हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट कर सकती है, अर्बन सीट्स को कंसोलिडेट कर सकती है, दे आर इन अ विनिंग पोजीशन। वो उनके लिए विन विन है। बट उनको कट्ठा मजहबीज को और जट सिख्स को कंबाइन करना, पूरे हिंदूज को कंसोलिडेट करके अर्बन को कैप्चर करना इज गोइंग टू टेक सम टास्क एंड इट इज गोइंग टू टेक सम सोशल इंजीनियरिंग। जी, वो तो बहुत आइडियल सिचुएशन हो जाती है बीजेपी के लिए, बट बाकी पार्टीज भी जो बैठी हुई हैं, इतना डिफिकल्ट है क्योंकि अभी बीजेपी बहुत पीछे है वहां पे। बट यू नेवर नो, बीजेपी ने बहुत स्टेट्स में सरप्राइज किया भी है। थैंक यू रमनीक भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कवरिंग, क्योंकि ये बड़ी डेवलपमेंट है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के लिए भी। जिस स्टेट में वो है, अगर वहां पे भी सरकार स्टेडी नहीं चलती है तो फिर आपका टेस्ट केस, क्योंकि लोग सिर्फ चेंज के लिए वोट नहीं करते, लोग गवर्नेंस के लिए वोट करते हैं। आम आदमी पार्टी 13 में एक चेंज की पार्टी थी, उसके बाद उसको एक गवर्नेंस रिकॉर्ड दिखाना पड़ता था, को ग्रोथ होती। अब वो गवर्नेंस रिकॉर्ड पे बड़े सवाल उठ जाएंगे, दिल्ली में उठे हुए हैं, और अगर पंजाब हारी तो फिर गवर्नेंस पे बहुत बड़े सवाल हो जाएंगे उनके लिए एज अ पार्टी फॉर एनी न्यू स्टेट। How does any party drive their manifesto in the minds of the people? ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुद्दे लोगों के क्या हैं वो आपके मैनिफेस्टो में होने चाहिए, ताकि लोग people are able to associate themselves with your manifesto। सबसे पहली चीज ये, और कितनी रियलिस्टिक है, कितना बिलीवेबल है। वो 2000 रुपए प्रति महिला वाला तो मामला नहीं हुआ ना इनका, वो तो 6-7 हलकों में इन्होंने शुरू किया, वो भी अपनों में जिसमें स्पीकर का अपना हल्का आ गया, एक मोगा हो गया, एक मुख्यमंत्री का हल्का हो गया। ये तो दिस इज हाउ दे आर ऑपरेटिंग। नहीं, मैनिफेस्टो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू पार्टी, फॉर अ पार्टी जिसके 2-3 चुनाव हो जाएं। वो फिर अब सिर्फ मॉडल है कि आप गवर्नेंस क्या कर रहे हो। क्या आप गुजरात जाके, जहाँ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, आप बोल सकते हो, हाँ वही बोल सकते हो। अगर आप पंजाब नहीं जीतते, आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो यस दे वुड से दैट हमने बड़ी अच्छी गवर्नेंस की, हमारे विरोधी बोल रहे हैं, ठीक है। पर अगर हार जाते हैं तो फिर जिस नए प्रदेश में जाएंगे तो बहुत बहुत सवाल उठ जाते हैं कि आपका मॉडल क्या है गवर्नेंस का। सो इन दैट सेंस ये एक तरह से एग्जिस्टेंशियल फाइट है 2027 आम आदमी पार्टी। इसके बाद तो ये नेशनल पार्टी का दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा इनके पास, आई डोंट नो, बिकॉज इनके पास एमपी नहीं बचे उतने। मैं यही बोल रहा हूँ, एक एग्जिस्टेंस की फाइट है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू रमनीक जी फॉर कवरिंग ऑल दिस, एंड करते रहेंगे। अब तो पंजाब का साल शुरू हो गया। थैंक यू सो मच।